सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज बहुत ही दिलचस्प तब्दीलियां देखी गई। एक मौके पर मार्केट 73,000 की सतह को अबूर कर गई थी। पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ आई तो मंदी का सिलसिला शुरू हुआ और जुमे के मुकाबले में जो आखिरी कारोबारी रोज़ था उसके मुकाबले में 1047 पॉइंट्स की कमी क्लोजिंग पर रिकॉर्ड की गई और जुमे को मार्केट 72,742 पर बंद हुई थी, जो 73,000 को आज क्रॉस करने के बावजूद 72,000 का फिगर भी बरकरार ना रख सकी और 71,695 पॉइंट्स मार्केट का क्लोजिंग इंडेक्स था। इसकी क्या वजूहत सामने आई हैं, इस पर हम बात करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तो कफील, बताइएगा, एक मौके पर 73,200 की सतह को मार्केट ने अबूर किया और फिर इख्तिताम पर 71,695 पॉइंट्स पर बंद हुई तो ये इतनी बड़ी मंदी की क्या वजूहत हैं, जबकि आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था। जी कफील, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी इख्तिताम पर ये मंदी क्यों सामने आई है 1047 पॉइंट्स की, जबकि 73,000 का जो एक फिगर था वो क्रॉस हो चुका था। देखिए, मार्केट ने आज रिकॉर्ड हाई बनाया और 73,000 का जो लेवल था वो मार्केट जो है वो पहली मरतबा अबूर करने में कामयाब रहा। तमाम उसके तकरीबन अगर 1 घंटे की बात कर लें, उसके 1 घंटे बाद मार्केट जो है वो बिल्कुल मंदी का शिकार हुई। अगर हम बात कर लें 73,000 और 72,000 का जो इंडेक्स लेवल था उससे मार्केट नीचे आई है और इख्तिताम पर अगर हम बात कर लें तो 1047 पॉइंट्स की मार्केट में कमी रिकॉर्ड की गई है और 71,695 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। अगर हम ओवरऑल बात करें आज के दिन की तो 1.44% जो है वो कारोबार घट गया, जबकि 25 अरब रुपए की 60 करोड़ जो हिस्से में उसका कारोबार रिकॉर्ड किया। माहिरीन से जो हमारी बात हुई उनका कहना यह है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है और ओवरऑल जो अब से कुछ देर बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है तो उसका थोड़ा सा प्रेशर दिखाई गया। यही वजूहत है कि मार्केट में जो इतनी जो मंदी थी वो रिकॉर्ड की गई। तमाम ओवरऑल सेंटीमेंट उनका कहना यह है कि पॉजिटिव है और आइंदा आने वाले जो दिन है वो मार्केट के लिए जो है वो मस्बत होंगे। ठीक है, तो कफिल, पिछले हफ्ते में हमने किसी भी दिन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी नहीं देखी थी। इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े पॉइंट्स में का एक गिरना मार्केट में, तो इसके बावजूद भी एक पॉजिटिविटी जाहिर की जा रही है। अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी सेम रहती है, उसमें कमी नहीं होती, तो फिर ये पूरा हफ्ता इसी तरह मंदी का शिकार रहेगी मार्केट। ये मार्केट माहिरीन का कहना ये है कि जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कुछ शरह सूद में कुछ कमी हुई, यकीनन ये मार्केट के लिए खासा पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जिस तरह ओवरऑल चल रही है बातचीत IMF के हवाले से और मुमकिन तौर पे आज कल में पाकिस्तान के लिए जो रकम थी 1.1 अरब डॉलर वो भी मंजूर हो जाएगी, तो इसलिए इसके बाद मार्केट को ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो देखने में आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया, 1047 पॉइंट्स की फिर कमी भी हुई। तो अब देखते हैं कि कल से मार्केट दोबारा किस तरह से आगे चलती है और मॉनेटरी पॉलिसी में अब से कुछ देर बाद क्या ऐलान सामने आता है। बहरहाल एक और बड़ा अहम मामला है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गंदम दरामद स्कैंडल का, जो हमने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में उसकी निशानदेही की और उस पर फिर अब वज़ीर आज़म की जानिब से एक्शन भी लिया गया है, चूँकि इजाफी गंदम दरामद की गई थी, इम्पोर्ट की गई थी और 1 अरब डॉलर से ज़ायद का फिर ये नुकसान इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को और किसानों को बर्दाश्त करना पड़ा है और ये ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसले थे जिससे तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लेकिन अब वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद क्या सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है और जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खालिद महमूद खोकर साहब, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो गंदम दरामद का मामला था, इस पर नोटिस लिया है वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कुछ हलचल आपको नजर आई है, कुछ तब्दीली होती नजर आई है? जो जिम्मेदारान थे ये 1 अरब 1.5 अरब डॉलर्स के नुकसान के, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया जी। एप्लीकेशन मैंने दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, आर्मी चीफ को, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को, फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को और DG SIFC को, सबको मैंने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदनीति पे कुछ फैसले किए गए हुकूमत के वक्त में। कैप्टन महमूद चकटी फूड सिक्योरिटी थे, उन्होंने तकरीबन उनके पास जो समरी गई वो थी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सारा काम किया गया। उनके पास पहली समरी गंदम इंपोर्ट के लिए थी 10 लाख टन की और 31 जनवरी तक उसकी इजाजत थी, लेकिन उन्होंने उसको खत्म करके कैप खत्म कर दिया, 10 लाख टन का ओपन कर दी, जितनी मर्जी बाहर से मंगवा ली जाए, और उसको 31 मार्च कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बदनीति पे था, क्योंकि करने की वजह यह थी प्राइवेट सेक्टर इसमें इसलिए आया और इन लोगों ने मिलकर पैसे बनाया, क्योंकि इंटरनेशनली जो $550 रेट था गंदम का वो $200 पे आ गया। वो कराची पहुंच तकरीबन 2400-2500 या 2600 में कराची में पहुंच के गंदम मिल रही थी। तो इस माफिया ने मिलके पाकिस्तान के काश्तकार को तबाह कर दी और पाकिस्तान का माइशत की भी बर्बादी कर दी। उससे ये हुआ कि आपका $1 बिलियन का जो ज़र मुबादला खर्च हुआ, नंबर 1,
नंबर 2, जो आपके पास अपनी गंदम पड़ी थी, बदनीति के तौर पे उसका रेट था, रिलीज रेट 3900 रुपया इनको देना फ्लोर मिलों को, उसका 4785 किया गया, सिर्फ इसलिए जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो सके, प्राइवेट सेक्टर की, उनको भरपूर फायदा पहुंचाया गया ताकि वो मैक्सिमम पैसे कमा सके, क्योंकि सब उस पैसे में हिस्सेदार थे। और काश्तकार का जो नुकसान हुआ वो तकरीबन 8 से 900 अरब रुपए बनता है, जो उसे असल प्राइस से 3900 की बजाय 2900 रेट मिल रहा है, 1000 रुपए फी मन उसको कम प्राइस मिल रही है। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब कपास और चावल की फसल गंदम के ऊपर आनी है, गंदम वाले रकबे के ऊपर, जब काश्तकार के पास, गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो ये होगा कि अगली फसल पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, यानी कि अगली फसलों की पैदावार बेहतर नहीं होगी। अच्छा। और जब अगले साल गंदम लगाने का टाइम आएगा तो काश्तकार सहमा हुआ होगा, डरा हुआ होगा कि हुकूमत ने तो मुझे पिछली दफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हुकूमत ने ऐलान भी खुद किया था, ये नहीं काश्तकार ने तो रेट तय नहीं किया था, हालांकि वो रेट हमारे हिसाब से काश्तकार के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद काश्तकार ने गंदम काश की, और लेकिन काश्तकार आज जलीलो ख्वार हो रहा है। इस वक्त हमारा जो कारोबार है ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है। सही। और यकीन कर लें काश्तकार को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो खालिद साहब ये कह रहे हैं कि 10 लाख टन गंदम की समरी गई थी और वो उसके बाद में उसको ओपन कर दिया गया, तो 10 लाख टन की भी क्या उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि गंदम तो पहले ही वाफिर मिकदार में मौजूद थी, तो ये 10 लाख टन की इजाजत लेना भी ये भी बदनीयती थी? नहीं, वो सारी बदनीति थी। उसकी मैं वजह बताऊं, 1 अप्रैल 2024 की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है जी खालिद साहब, रिकनेक्ट आपको करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स के आप आदाद शुमार अभी शेयर कर रहे हैं बड़ी अहम है, और हम चाहेंगे कि आप ये नाज़रीन तक भी पहुंचाएं। आपको इंटरनेट कनेक्शन वीक होने की वजह से हम दोबारा कनेक्शन आपको मिलाते हैं और फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ी अहम गुफ्तगू इस वक्त खालिद महमूद खोकर साहब कर रहे हैं। जी खालिद साहब, उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? ये टोटली बदनीति में सारा कुछ किया गया, सारा कुछ बदनीति में मबनी था जी। टोटली पैसे कमाने के लिए खातिर था, और एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल किया इन्होंने, बकरा, इस जिसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, जिसमें कुछ मिनिस्टर भी शामिल थे। अब मैं आज सुना है कि उसकी इंक्वायरी शुरू हो रही है। मियां मुश्ताक खुराना साहब है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। खालिद साहब, 1 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट है उसका जो आप हवाला दे रहे थे वो जरा दोहरा दीजिएगा, आपकी आवाज उस वक्त कट गई थी। 1 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट है, इसकी नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में उस वक्त जो स्टॉक मौजूद है पिछले साल का, वो तकरीबन 43 लाख कुछ टन मौजूद है गंदम पाकिस्तान के पास, यानी कि फूड डिपार्टमेंट और पास्को के पास और चारों सूबों के पास जो गंदम मौजूद थे। जो बाहर से इंपोर्ट की गई वो 35,87,000 टन है, यानी कि अगर हम वो ना मंगवाते तब भी हमारे पास 8-10 लाख का स्टॉक मौजूद था। और ये भी बताइएगा खालिद साहब के जी, साबिर नियाज साहब जो कि मरकजी नायब सदर हैं आपके इत्तेहाद के, उनको भी डिटेन किया गया कुछ दिन के लिए, आप लोगों की बसों को भी पकड़ा गया, कुछ किसान भी गिरफ्तार हुए थे। अब क्या सूरत हाल? देखिए, मैं इस गिरफ्तारियों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जी, ठीक है जी। काश्तकारों को किसी लिहाज से कभी भी काश्तकारों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दी और इसके जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। और मैं क्योंकि पहले दिन से मैं इस मामले में मैं एक 2010 से काम कर रहा हूँ, और हाल बता हमारी कुछ काश्तकार तंजीमें ऐसी बन गई हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल है, सियासी, उन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया अपने आप को और नाम इस्तेमाल किया है किसान इत्तेहाद का, लेकिन वो सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ना ये वो करना उनका है। लेकिन हमारी जो तंजीमें है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए जी, हमें अपना काम करना चाहिए, और किसी सियासी जमात के साथ भी हमें मिलकर कोई एहतजाज में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपना एहतजाज करना, हर काश्तकार को हक है अपना एहतजाज करना। साबिर नियाज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बेहतरीन काश्तकार है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू हुकूमत से कि उसको फौरी रिहा किया जाए। सही। और इन गिरफ्तारियों की खालिद साहब वजह क्या थी? क्या जो सरकारी तौर पर अभी तक गंदम की खरीदारी में तेजी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे थे? अब तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अहकाम जारी किए कि तेजी से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी की जाए। देखिए, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया ना, वो एक डेट से पीनट, वो 1.4 मिलियन टन पहले परचेज कर रहे थे, 1.8 मिलियन टन कर दिया। लेकिन आपके हमारे पास जो गंदम मौजूद है इस दफा वो कोई 32 मिलियन टन की है। पाकिस्तान पंजाब में खुसूसन इस दफा बम्पर क्रॉप आ रही है। सिर्फ पंजाब में 24 मिलियन टन एक्सपेक्टेड है, सिर्फ पंजाब में 24 मिलियन टन। ये पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा है। जो उन्होंने 4 लाख टन का एक्स्ट्रा कहा है, वो सिर्फ पंजाब में नहीं, वो चारों सूबों में तकसीम होगा। अच्छा, वो पास्को परचेज करती है। फिर उसमें एक और है जी,
एक बहुत बड़ा इशू है जिसे डिस्कस करना चाहिए। मेरा जिला खानेवाल है जी। खानेवाल की एक तहसील पास्को के पास है, बाकी 3 तहसीलें फूड के पास है। अच्छा। अगर पास्को का बढ़ता है तो वो एक ही तहसील को फायदा होता है, बाकी 3 तहसीलें उसको फायदा नहीं होता जी। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, यानी कि 3 तहसीलों के काश्तकार तो 0 पे आउट हो गए ना। लेकिन आज जो मुझे रात पंजाब हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है कि कल तक वो अनाउंस कर रहे हैं खरीदारी, अगर कर दें तो खुशाइंद बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, खुदा के लिए करें, क्योंकि काश्तकार तो मर रहा है इस वक्त। मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता वो कितनी तकलीफ में है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, जो छोटा काश्तकार है, जब वो उसने यूरिया खरीदा है ना, आप यकीन कर लें उसकी क्या उस वक्त हो गई कि 37 वाला यूरिया उसे 5500 में मिला। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उस वक्त ये रियासत नहीं मौजूद थी? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं था? क्या वो महंगा बेचने वाले, ब्लैक बेचने वाले कानून की गिरफ्त में आए? बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो यानी काश्तकारी तो इस वक्त हमारा शोबा जो ज़राअत है ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श कारोबार है। हम काश्तकारों को तो इस वक्त पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है, हम अपना हक। ठीक है। अब खालिद साहब, ये इस सूरत-ए-हाल में एक ये अहम खबर भी इससे जुड़ी अभी ताज़ा खबर आई, और वो ये है कि वज़ीर आज़म की जो हिदायत की गई है, अब एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, और वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने ये कमेटी तश्कील दी है, और इसके मेंबरान में कौन कौन शामिल है और क्या इसका मैंडेट होगा, इस पर हम अपने नुमाइंदे मलिक सईद आवान से बात करते हैं। खालिद साहब, आप भी साथ ही रहेगा, फिर इसके बाद आपका भी इस पर कमेंट लेते हैं। तो मलिक सईद, ही बताइएगा कि ये इस कमेटी में कौन कौन मेंबरान शामिल हैं, क्या इसका मैंडेट होगा, किस किस चीज़ की तहकीकात करेगी ये कमेटी? जी बिल्कुल, गंदम के हवाले से आज अहम पेशकश हुई है। वज़ीर आज़म ने गंदम की इम्पोर्ट का नोटिफिकेशन जो है वो नोटिस लिया था, क्योंकि निगरान दौर में जो 35 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की गई थी, जिसकी वजह से इस टाइम जो है वो काश्तकार जो है वो रुल गए हैं। तो इस हवाले से जो वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने कमेटी तश्कील दी है, उसमें कमेटी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है मोहम्मद इशफाक अहमद, उनकी कन्वीनरशिप में जो है वो कायम की गई है, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी पावर राशिद नंदलाल और शकील अहमद ममनेजो भी शामिल है। कमेटी गंदम की निजी सेक्टर के जरिए दरामद की वजूहात का जायजा लेगी। इसके अलावा गंदम की दरामद की कीमत, जखीरा और दीगर पर जो असरात मुरतब हुए हैं उसका भी जायजा लेगी। कमेटी को 4 रोज का दिन दिए गए हैं, 4 रोज में वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और इस हवाले से वजीर आजम को ब्रीफ भी करेगी कि ये जो गंदम इम्पोर्ट की गई थी उसके इम्पैक्ट क्या है, खरीदारी पे क्या असर पड़ा है और उसकी जो वजूहात थी वो जायज थी या नहीं जायज थी। वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कमेटी को सेक्रेटरी रिपोर्ट भी मुहैया करेगी और ये इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो गंदम मंगवाई गई थी उसके हवाले से, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें तो मुल्क में गंदम जो है वो जखीरा नहीं की जा रही, बहुत ही कम की जा रही है। और किसान मलिक सईद, ये बताएगा कि 4 दिन का वक्त दिया गया, 4 दिन में ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और ये रिपोर्ट जो तरतीब दी जाएगी उसमें क्या कोई सजाएं भी तजवीज़ की जा सकती हैं, चूंकि $1 अरब का ये नुकसान हुआ है और आप ये देखें कि ये IMF की एक किस्त के बराबर बनता है, यानी ये इतना बड़ा प्रोग्राम लेने पाकिस्तान जाता है और उसके लिए कितनी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं, उतना ये नुकसान हुआ है, तो कुछ सजाएं भी इस रिपोर्ट में तजवीज़ की जा सकती हैं जिम्मेदारान के खिलाफ? नहीं, इस कमेटी का मैंडेट भी है कि इसमें सिर्फ तहकीकात करनी है कि जो मंगवाई गई थी उसमें जो है वो जायज थी या नहीं थी, वजूहात जो है वो क्या थी और इसके असरात क्या मुरतब होंगे। उसके बाद जब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी तो उसके बाद फिर सजाओं के हवाले से फैसला किया जाएगा। ठीक है, चलें मलिक सईद अवान, बहुत शुक्रिया, आपसे हम इस बारे में मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। तो खालिद साहब, ये कमेटी तो बना दी गई है, 4 रोज़ भी उनके पास हैं, लेकिन मैंडेट आप देखें कितना मुख्तसर है, यानी वो सिर्फ वो वजूहात का तयन करेंगे, सिर्फ वो सिचुएशन बताएंगे कि किन हालात में कौन इसका जिम्मेदार है, लेकिन सजाएं नहीं तजवीज़ कर सकते। तो ये क्या ये मैंडेट काबिल कबूल होगा आप लोग के लिए, कमेटी काबिल कबूल होगी? देखें जी, मैंने ही एप्लीकेशन दी थी मंडे वाले दिन जी प्राइम मिनिस्टर को, ये मेरी तरफ से एप्लीकेशन गई थी, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, काश्तकार का नुकसान हुआ है और हमारी ज़राअत 3 साल पीछे चली गई है। मैंने पूरे फैक्शन फिगर लिखे थे कि कितनी हम इंपोर्ट की गई और कितना हमारे पास स्टॉक मौजूद था, और मैंने रिकॉर्ड भी साथ उसके अटैच किया हुआ था। तो मैं बहरहाल अच्छी खुशाइंद बात है कि उस पर इंक्वायरी शुरू हो रही है, इंक्वायरी हो जाए उसके बाद फिर हम देखें, हम काश्तकार आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 6 करोड़ काश्तकारों के लिए उनका मौशी कत्ल हुआ है, तो हमारी ये भरपूर ख्वाहिश होगी कि जो लोग उसमें शामिल हैं उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी। 6 करोड़ पाकिस्तानी काश्तकारों का मौशी कत्ल किया इन्होंने चंद टकों की खातिर, और इन्होंने एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल किया है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल के हमारे साथ मौजूद है कि जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाती है तो उसके बाद इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, चूंकि बड़े पैमाने पर मुआशी कत्ल के मुतरादिफ ये सूरत हाल है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे सऊदी अरब पर हैं। उनका तीसरा ये दिन है आज उस दौरे का और बड़ा ही अहम ये दौरा है, चूँकि वहाँ पर उनकी जो बिल गेट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर हैं और माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, बिल गेट्स से ही मुलाकात हुई, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। और फिर इसके साथ साथ जो आज का दिन है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF की जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है स्टैंड बाय प्रोग्राम की, उसको पाकिस्तान को मिलने का आज फैसला होना है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं। अब ये $1.1 अरब की किस्त पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है और जो वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब है उससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो वज़ीर आज़म का दौरा है इस वक्त सऊदी अरब का, कितना अहमियत का ये हामिल दौरा है, चूँकि अब से कुछ अरसे पहले सऊदी वफ्द आया था, अब तवक्को की जा रही है कि मई में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आएंगे, तो ये सऊदी सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान में कितनी इंपॉर्टेंस क्या हामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया सऊदी अरेबिया को चेस कर रही है इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और उस टाइम पर जब पूरी दुनिया सऊदी के पास जा रही है उस टाइम पर हमें वो इतनी अटेंशन दे रहे हैं और इतने ज़्यादा हाई लेवल एंगेजमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर रेकोडेक मनसूबा है, दीगर मनसूबों पर ये सरमायाकारी होनी है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे कितने फ़वाइद मिलेंगे? ये लॉन्ग टर्म होंगे या ये फौरी तौर पर ये फ़ायदे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे? काफ़ी ज़्यादा फ़वायद है इससे। एक तो ये कि सऊदी इस वक्त इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द रीजन। उनकी इकॉनमी जो है वो ऑयल को हटा के 6% से ग्रो कर रही है, और उसकी वजह से सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए। और तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की है कि अगर सऊदी हम ऐसा इंटीग्रेट करते हैं, उनके बिजनेस यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं, तो हम सऊदी की ग्रोथ से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। जिसका मतलब ये है हम सऊदी में ट्रेड कर सकेंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, हमारे लोग वहाँ पर जाके जॉब्स ले सकेंगे, हमारी कंपनीज वहाँ पर जाके बिजनेस ले सकेगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितने के पाकिस्तान में जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी कंपनीज सऊदी की ग्रोथ से फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिकोडेक में इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस इंक्रीज है। वो हमें डील जो है वो कुछ ही हफ्तों में शायद क्लोज हो जाए। उसके अलावा रिफाइनरी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, जिस सेक्टर्स में SIFC काम कर रही है उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मगर मैंने जैसा बोला, मेरे लिए सबसे खुशाइंद बात यह है कि 3 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो GCC में रहते हैं, 1 मिलियन से ज़ायद जो है वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और पाकिस्तान और सऊदी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने से और ये जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक्स बनने से इन लोगों को भी फ़ायदा होगा और बाकी पाकिस्तानी कंपनीज और लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अली फरीद साहब, ज़ाहिर है कि अब आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए हम उम्मीद ये करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। जो गवर्नर स्टेट बैंक का आज एक बयान है कि महंगाई, उन्होंने कहा कि पिछले साल में 38% तक चली गई थी, इस हुकूमत ने बड़ी बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल किया है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी $8 अरब तक अब बढ़ चुके हैं, $9 अरब वो हो जाएंगे अगर IMF की किस्त भी आ जाती है। तो ये जो इन्फ्लेशन और जो दीगर इशूज़ हैं, ये इनमें फिर बेहतरी किस तरह से मुमकिन हो सकेगी? ये फिगर्स की हद तक तो इनमें हमें बेहतरी दिखाई दे रही है कि 38 से कोई 24-25% के करीब हो चुकी है महंगाई, लेकिन ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन में कहीं कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, जो फिगर्स है वो ऑन ग्राउंड से ही कलेक्ट करते हैं। ये फिगर्स कोई IMF के बाहर से नहीं आते। ये फिगर्स जो है वो लोकल सर्वेज होते हैं जिससे वो निकालते हैं। मगर आपका पॉइंट सही है कि अभी तक और ज़्यादा कमी की ज़रूरत है और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे की ज़रूरत है। मगर अगर आप देखें तो इकॉनमी में अगर इम्प्रूवमेंट होगी, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन होगी, लोग इंटरनेशनल जॉब्स मिलेगी, हमारी कंपनीज को अगर बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा हायरिंग करेगी, तो उसकी वजह से आम आवाम का फ़ायदा होगा। सही। अब ये जो रुपये की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक, अभी भी ज़ाहिर डॉलर के मुकाबले में 275 प्लस इसकी वैल्यू है, 277, 78 पर ये अभी भी रेट कर रहा है। तो ये इसमें जो एक कमी की गुंजाइश है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि 235, 230, 240 के अराउंड ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से?
जी, ऐसा कोई साइंस नहीं है। जो लोग इस तरह के एस्टिमेट्स बनाते हैं वो नॉर्मली सूडो साइंस यूज कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो जो एक्सचेंज रेट का लेवल है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आईएमएफ के जब हम प्रोग्राम में गए थे तो हमने एग्री किया था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का मतलब यही है कि इस वक्त जो आपको डॉलर का रेट मिल रहा है वही वहीं पे डिमांड एंड सप्लाई है, और इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ये 230 अच्छा नंबर है कि 200 अच्छा नंबर है या 300 अच्छा नंबर है। नंबर वो और जी, अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम रिकनेक्ट उनको करते हैं और फिर उनसे ये भी जानते हैं कि जो अब 1.1 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, इस वक्त जो किस्त आने वाली है इंस्टॉलमेंट, वो फिर किस हद तक एक्सचेंज रेट पर असरअंदाज हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट में बड़ा इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता माली साल के निस्बत इस माली साल में जो अब तक 9 माह गुजरे हैं उसमें कोई 248% यानी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। 369 अरब रुपए से ज़ायद के मोबाइल इन 9 माह के दरमियान पाकिस्तानियों ने इंपोर्ट करवाएं। और पिछले साल के अगर हम फिगर्स का जायज़ा लें तो वो 106 अरब रुपए के फ़ोन्स इस दौरान इंपोर्ट हुए थे, यानी इन 9 माह का जो फिगर है वो तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। अब इसकी वजूहात क्या हैं हम जानेंगे। हमजा अब्दुर्रऊफ को फाउंडर एंड CEO हैं टेलीमार्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बताइएगा कि मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट बढ़ती क्यों जा रही है? 2.5 गुना का फर्क पिछले साल की निस्बत इस साल, आखिर क्या वजूहात हैं इसकी? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अच्छा, जो बरामदात के अंदर इजाफा है उसके अंदर एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि लास्ट ईयर जो है वो इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली ये जो सप्लाई कट डाउन हुई अक्रॉस इंडस्ट्री। तो जहां पे 100 फोन अगर पाकिस्तान में हर महीने फॉर एग्जांपल आते थे तो वो 50 मजबूरन आ सके इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से आपको ये परसेंटेज के अंदर ये इंक्रीमेंट या इंक्रीज बहुत ज्यादा लग रहा है। जबकि हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में सप्लाई है वो नॉर्मलाइज हो गई इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर सितंबर में जो है वो रिलैक्सेशंस आई थी इंपोर्ट की कंडीशंस के अंदर, जिसके बाद जो जितने भी मोबाइल फोन के असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में, ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई को नॉर्मलाइज किया और भरपूर तरीके से इंपोर्ट्स को शुरू किया है। तो ये इंक्रीमेंट जो है लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो इस वजह से ये ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, और ये भी बताएगा हमजा कि ये सप्लाई चूंकि अब नॉर्मलाइज हो गई, पहले कम थी अब ये ज़्यादा हो गई, जो कि एक इजाफे के तौर पर भी देखी जा रही है, तो इससे कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ा है? कीमतें इससे कम हुई हैं कि अब चूंकि सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है तो डिमांड में कोई कमी आई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जब सप्लाई में रिस्ट्रिक्शंस थी और इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी तो मोबाइल फोन के रेट हर 10 दिन पे बढ़ाए जा रहे थे, और वो कुछ केसेस में 50-50 और 70-70% तक प्राइसेस बढ़ चुकी थी मोबाइल फोन्स की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अक्टूबर में ये सितंबर में मार्केट्स नॉर्मलाइज हुई हैं तब से मुसलसल मोबाइल फोन्स के रेट गिरते आए हैं, और काफी हद तक आप समझें 40%, 30%, काफी जगहों पर 50% भी रेट के अंदर कमी आई है इस बढ़ती हुई सप्लाई की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है इंपोर्ट बंद होने से पहले जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स आया करते थे और उस वक्त जो रेशो होता था, क्या ये सप्लाई नॉर्मल होने के बाद उन फिगर्स को मीट कर चुकी है दोबारा ये सप्लाई, या अभी भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल, ये अपने पुराने जो नंबर्स थे पिछले 1.5-2 साल में जो रिस्ट्रिक्शन थी उनसे पहले के उस लेवल पर आ चुकी है, और उससे कुछ थोड़ा सा तजावुज भी कर चुकी है। और पाकिस्तान में जो महाना सेल भी स्मार्टफोन्स की या ओवरऑल फोन्स की भी है वो 3-3.5 मिलियन की है, जो कि पहले भी इस 1.5-2 साल के अरसे से पहले भी इसी प्राइस ब्रैकेट में या इसी रेंज के अंदर मौजूद थी। तो वापस से सप्लाई नॉर्मलाइज होने के बाद तो उसी सतह पर पहुंच चुकी है, उससे बहुत ज्यादा तजावुज नहीं किया है कि आने वाले वक्तों के अंदर आगे जा सकती है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी मार्केट है हमजा पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की, तो और इतनी बड़ी तादाद में ये इंपोर्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर कितना काम हो रहा है? क्या उसमें क्वालिटी का इशू है, या फिर जो एक्सेसरीज़ हैं या पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है? यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं उस तादाद में हो पा रही है? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल के अरसे से पाकिस्तान में जितने लोकल ब्रांड्स मौजूद हैं उन सब के तमाम तर ब्रांड्स के असेंबली ब्रांड्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो, एमआई हो, तो वो तमाम ब्रांड्स पाकिस्तान में ही लोकली असेंबल हो रहे हैं। और इनकी जो इंपोर्ट्स की जो फिगर आप बता रहे हैं, ये तमाम तर फिगर्स इनके पार्ट्स के हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं। जो कंप्लीट फोन असेंबल होता है वो पाकिस्तान में ही हो रहा है, और उसमें काफी हद तक मजीद लोकलाइजेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि जो फोन के बॉक्सेस हैं, श्रिंक रैप हैं, चार्जिंग केबल्स हैं, उनको भी पाकिस्तान में ही बनाया जाए ताकि उसका भी इंपोर्ट बिल जो है वो कम किया जा सके।
अच्छा, ये असेंबलिंग तो ज़ाहिर पाकिस्तान में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितने ब्रांड्स की पाकिस्तान में हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसकी क्वालिटी में और फिर ये इन ब्रांड्स की क्वालिटी में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, चूंकि तमाम तर पार्ट्स जो असेंबलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो चूंकि बाहर से उन कंपनी से ही आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें किसी किस्म की भी क्वालिटी का कोई भी फर्क या तजाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन गाइडलाइंस के मुताबिक असेंबल किए जा रहे हैं, वो तमाम तर गाइडलाइंस और कंट्रोल और प्रोसेसेस जो है वो ब्रांड्स की तरफ से ही डिफाइंड है, जिनको वो बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करते हैं। उसी वजह से जो क्वालिटी है वो उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मयार के मुताबिक ही है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है वो उसका होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चिपसेट है, जो मदरबोर्ड है, वो बाहर से ही मंगवाया जाता है, और जो असेंबलिंग का काम है मेन, वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त किया जा रहा है। ठीक है। और जो इंपोर्टेड फ़ोन्स पर गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस के इशूज़ थे, बड़े भारी भरकम टैक्स इस पर आयद कर दिए गए थे पिछले दौर में, तो उनमें कहीं कोई कमी आई है या अभी भी आपकी डिमांड है आप लोगों की और आप लोगों की जो एसोसिएशन है उनकी कि कम से कम ये जो ये टैक्सेस हैं इनमें थोड़ी कमी की जा सके, ताकि एक आम आदमी पर भी उसका बोझ कम से कम पड़े? नहीं, अभी तो काफी हद तक जो पार्ट्स की इंपोर्ट है उसको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन यहाँ पर असेंबल किए जाएं। लेकिन जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, जिसको हम सीबीयू कहते हैं, कि पूरा फोन जो लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट ने ज्यादा इसीलिए रखे हैं ताकि उसको डिस्करेज किया जाए कि लोग पूरा बना हुआ फोन बाहर से ना मंगवाएं, और ज्यादा इस चीज को फरोग दिया जाए कि लोग पार्ट्स मंगवा के असेंबल पाकिस्तान में करें, ताकि इंपोर्ट बिल में भी कमी आ सके और पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी फराहम किए जा सके। ठीक है। तो ये जो असेंबलिंग पाकिस्तान में हो रही है, जो पूरे के पूरे यूनिट बाहर से बनकर आ रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी फिर आप सेम देखते हैं या उसमें भी कहीं कोई डिफरेंस मौजूद है, क्योंकि लोग अभी भी इंपोर्टेड फोन्स के पीछे ही भाग रहे होते हैं? नहीं, क्वालिटी बिल्कुल जो है वो सेम ही है, और इसीलिए जो सीपीयू की तादाद है या कंप्लीटली बिल्ट फोन्स की तादाद है इंपोर्ट की, वो काफी हद तक कम हो चुकी है, और जो मेजॉरिटी है मोबाइल फोन्स की इस वक्त पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में ही असेंबल किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा अब्दुल रऊफ साहब, को फाउंडर एंड सीईओ टेलीमार्ट, हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।